गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। हम यूनाइटेड नेशन चार्टर की बात कर रहे हैं, यूएन चार्टर। पिछले वीडियो में पार्ट 1 जो हमने डील किया था वहां पे हमने बात की कि यूनाइटेड नेशन कैसे फॉर्म हुआ, यूएन चार्टर कैसे बना। तो हमने वहां पूरी हिस्ट्री की बात की थी, किस तरह से लंदन डिक्लेरेशन से स्टार्ट होकर और लास्ट में सैन फ्रांसिस्को में आके 25 जून 1945 को 51 कंट्रीज असेंबल होते हैं और वो 26 जून 1945 को, ये डेट याद रखनी है आप सबको, 26 जून 1945 को क्या करते हैं, एक यूएन चार्टर साइन करते हैं सभी देश विद 111 आर्टिकल्स। अब हमने इन सब चीजों के बारे में पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लें, क्योंकि वहां से आपकी फाउंडेशन बनेगी और फाउंडेशन आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है। आज हम यूएन चार्टर को स्टार्ट करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ ना इस बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे जो आने वाले वीडियोज हैं वो आप तक टाइमली नोटिफिकेशन के थ्रू पहुंच जाए। देखिए, सबसे पहली चीज, यूनाइटेड नेशन इस वर्ड को किसने क्वाइन किया था। आज की क्लास को हम स्टार्ट करने वाले हैं आज के क्वेश्चन के साथ कि यूनाइटेड नेशन जो है इस वर्ड को क्वाइन किसने किया था, किसने बनाया था। तो यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे, क्या नाम था उनका, रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे, जिन्होंने इसको क्या किया था, क्वाइन किया था। एटलांटिक जो चार्टर था उसमें भी इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है, जैसा हमने कि पिछले वीडियो में बात की थी। देखिए, विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं अपने चार्टर को। चार्टर में बेसिकली चीजें आपको पता है, 111 आर्टिकल हैं, ठीक है, और ये खासकर इसके प्रिंसिपल ऑर्गेन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन एंड देयर फंक्शन प्रोसीजर, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखो, जब हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ते हैं तो हम सबसे पहली चीज क्या पढ़ते हैं, प्रीएम्बल। तो प्रीएम्बल जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज इट शोज द इंटेंशन बिहाइंड दैट पर्टिकुलर स्टैट्यूट, कि ये एक चार्टर क्यों बनाया गया, यूनाइटेड नेशन चार्टर को बनाने का एक्चुअल पर्पज क्या है, इंटेंशन क्या है। तो ये कहां से पता लगती है, प्रीएम्बल से। तो सबसे पहले चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन की प्रीएम्बल को पढ़ते हैं। वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड नेशंस डिटरमाइन। अब वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड नेशन मींस जो जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स हैं। आज के दिन इसके 193 मेंबर्स हैं और जब ये बना था तब इसमें 51 मेंबर्स थे। टू सेव सक्सीडिंग जनरेशन फ्रॉम द स्काउज ऑफ वॉर विच ट्वाइस इन आवर लाइफ टाइम। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो 1914 से स्टार्ट हुआ और कब तक चला, 1918 तक चला, फिर 1939 से 1945 तक आपका वर्ल्ड वॉर 2 चला। तो इन दोनों को रोकने के लिए, ताकि तीसरा वर्ल्ड वॉर ना हो, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में हिरोशिमा और नागासाकी पे जब न्यूक्लियर अटैक स्टार्ट हुआ तो दैट बिकम द स्टार्टिंग ऑफ द न्यूक्लियर एज इन द वॉर। So, it untold sorrow to mankind and reaffirm faith in fundamental human rights and dignity and worth of the human person in equal rights of the man, woman of the nation. Large or small to establish conditions. कुछ ना कुछ आपको देखिए हमारी प्रीएम्बल के जैसा ही ये लग रहा है। एंड ये इसके क्या है, these are its purpose. एंड फॉर दीज एंड, इन पर्पजेज के लिए हम क्या करेंगे, पहले में क्या दिया गया, पर्पज दिए गए और दूसरे पोर्शन में 3 पार्ट में डिवाइड है। सेकंड पार्ट में क्या कहता है कि इन पर्पज को अचीव करने के लिए वी विल प्रैक्टिस टॉलरेंस एंड लिव टुगेदर इन पीस विद वन अनदर एज गुड नेबर्स टू यूनाइट अवर स्ट्रेंथ। अपनी स्ट्रेंथ को यूनाइट करेंगे, ठीक है, and to employ international machinery for the promotion of economic and social advancement of all people, यानी कि सभी के लाइफस्टाइल को इंप्रूव किया जाएगा। Have resolved to combine our efforts to accomplish these aims, और हमारे इन सभी एम्स को कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं, असेंबल होते हैं कहाँ पे, the respective governments, यानी कि वो 51 देश, through representative assembled in the city of सैन फ्रांसिस्को। तो कहां पे चार्टर साइन हुआ था, सैन फ्रांसिस्को पे। हु हैव एग्जिबिट देयर फुल पावर फाउंड इन देयर गुड एंड ड्यू फॉर्म हैव एग्रीड टू प्रेजेंट द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन एंड हियर बाय एस्टेब्लिश एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू बी नोन एज यूनाइटेड नेशन। ये जो है ना, ये लाइन, इसको आप ना यहां से डू हेयर बाय
जो आपका यहां से लेके और यहां तक की जो लाइन है, यूनाइटेड नेशन किस आर्टिकल से बनता है? किसी आर्टिकल प्रीएम्बल से बना, पूरा चार्टर से ही बना है, पूरे चार्टर से बना है। तो ये कहां दिया गया? प्रीएम्बल में दिया गया है। ठीक है, तो प्रीएम्बल काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से एक यही एमसीक्यू आपका बनता है बस। एंड क्वाइंड बाय यूनाइटेड नेशन वर्ड किसने क्वाइन किया था? हमारे यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे रूजवेल्ट, उन्होंने किया था इसको क्वाइन। यूएसए का काफी बड़ा रोल रहा है, ठीक है, क्योंकि जब लीगल लीग जो आपका लीग ऑफ नेशन बना था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, तब भी वुड्रो विल्सन, वो भी यूएसए के प्रेसिडेंट थे, और उनको नोबेल प्राइज फॉर पीस ये मिला था उस चीज के लिए, लीग ऑफ नेशन के लिए। अब आते हैं, टोटल हमने चैप्टर की बात की तो कितने चैप्टर हैं यहाँ पे? 19 चैप्टर्स। कितने चैप्टर्स हैं? 19 चैप्टर है, 111 आर्टिकल्स। ठीक है, अब किस डेट को साइन हुआ था ये कहां दे रखा है? चैप्टर 19 में दे रखा है। सैन फ्रांसिस्को में रह के हमने यूनाइटेड नेशन बनाया, तो प्रीएम्बल के साथ में वैसे आपको पढ़ना तो चाहिए क्या? चैप्टर 19, बट बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे हम, जहां से एमसीक्यू बन सकते हैं उसी एरिया को टच करेंगे। देखिए, सबसे पहला चैप्टर जो है चैप्टर 1, पर्पज एंड प्रिंसिपल्स। 2 ही आर्टिकल है, एक बताता है पर्पज ऑफ यूनाइटेड नेशन और दूसरा बताता है प्रिंसिपल ऑफ यूनाइटेड नेशन। सिंपल, बाय नेम इटसेल्फ, बहुत सिंपल है। देखिए, आर्टिकल 1 क्या कहता है? पर्पज, टोटल 4 पर्पज दिए गए हैं। पर्पज क्या है? टू मेंटेन द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, सिंपल सी चीज है। एंड टू टेक इफेक्टिव कलेक्टिव मेजर्स टू प्रिवेंशन एंड रिमूवल ऑफ थ्रेट टू द पीस। भाई पीस मेंटेन करनी है। देखो, ओवरऑल इसका क्या है कि किसी तरह से भी पीस मेंटेन करनी है, और कोई भी ऐसे काम या ऐसे कोई तत्व उनको खत्म करना है जो पीस के लिए क्या है? थ्रेट है। दूसरा यहां पे क्या है कि टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशन अमंग नेशंस बेस्ड ऑन रिस्पेक्ट टू द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल राइट एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन। भाई सभी देशों में क्या भाईचारे की भावना आएगी। तीसरा क्या है यहां पे? टू अचीव इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन सॉल्विंग इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक सोशल कल्चर, आईसीजे आपका क्या है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसी चीज का एग्जांपल है। और फोर्थ जो है आपका पर्पज यहां पे, टू बी a center for harmonizing action of nations and attainment of these common ends। ठीक है, ये बहुत जरूरी था कि कुछ ना कुछ एक कॉमन प्लेटफॉर्म होना चाहिए ना, कि जहां पे उसके लिए इन सब चीजों को अचीव किया जा सके। तो आर्टिकल 1 में क्या दे रखे? पर्पस दे रखे। 2 में देखिए टोटल 7 प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। कितने प्रिंसिपल दिए गए? 7 प्रिंसिपल दिए गए हैं। सबसे पहली चीज तो क्या है कि जो सबसे पहला प्रिंसिपल है वो कहता है कि भाई जो ये सोवरन इक्वलिटी की बात करता है सभी मेंबर्स की, सभी मेंबर्स के अपने आप में सोवरन और इक्वल है, सारे देश बराबर हैं, संप्रभु हैं। ठीक है, आर्टिकल 1 के तो है ही है, लेकिन जो प्रिंसिपल है, द ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द सोवरन इक्वलिटी ऑफ ऑल इट्स मेंबर्स, ऑल मेंबर इन ऑर्डर टू इंश्योर ऑल ऑफ देम द राइट्स एंड बेनिफिट रिजल्टिंग फ्रॉम मेंबरशिप सेल्फ फुलफिल इन गुड फेथ ऑब्लिगेशन एज्यूम्ड बाय देम। भाई सभी देश एक दूसरे की राइट्स और लायबिलिटीज का ध्यान रखेंगे। ऑल दी मेंबर्स सेटल देयर इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाई, जितने इंटरनेशनल डिस्प्यूट है, पाकिस्तान दूसरे दिन भाग जाता है, देखा होगा आपने। ठीक है, फालतू मिसयूज भी करने लगे हैं। तो यहाँ पे जितने भी जैसे अभी यूक्रेन और रसिया का था, वो भी कहाँ चला? इंटरनेशनल, वहां पे यूएन के अंदर। ऑल दी मेंबर्स शेल रिफ्रेन, एक दूर रखेंगे किस चीज से? इन देयर इंटरनेशनल रिलेशन फ्रॉम द थ्रेट और यूज ऑफ फोर्स अगेंस्ट दी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ऑफ एनी स्टेट। भाई दूसरे के राजनीतिक, सामाजिक या किसी भी तरह के जो उसकी बाउंड्रीज है उनमें दखल अंदाजी नहीं की जाएगी। ऑल मेंबर्स शेल गिव द यूनाइटेड नेशन एवरी असिस्टेंस। भाई एवरी असिस्टेंस के अपने आप थोड़ी चलेगी दुकान, अब उसमें क्या फंडिंग करना पड़ेगा ना, फंड्स चाहिए, तो सभी सारा असिस्टेंस देंगे। आपने देखो यूएन की फोर्सेस होती हैं, सभी देशों से फोर्सेस वहां पे जाती हैं। द ऑर्गेनाइजेशन शैल इंश्योर दैट द स्टेट्स आर नॉट मेंबर्स ऑफ द यूएन एक्ट इन अकॉर्डेंस विद दिस प्रिंसिपल सो फार एज मे बी नेसेसरी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस। भाई ये भी इंश्योर करना कि जो मेंबर्स नहीं है ना, वो भी इन प्रिंसिपल को फॉलो करें। ठीक है, जैसे अभी नॉर्थ कोरिया नहीं करता है, वो इसकी एक अलग कहानी है। ठीक है, लास्ट है कि जो भी कुछ यूएन चार्टर में कहा गया है, ठीक है,
भाई वो संयुक्त राष्ट्र किसी के भी इंटरनल, उसमें ऐसा नहीं है कि यूएन को राइट मिल गया कि उसके इंटरनल मैटर्स में वो कुछ भी करने लगेगा, ठीक है, बट इसका काम है कि किसी तरह से भी पीस को मेंटेन करना। क्या करना? पीस मेंटेन करना, ठीक है। अब यहां पे देखिए दिया गया लास्ट में कि शैल नॉट प्रिजुडिस द एप्लीकेशन ऑफ इन्फोर्समेंट मेजर अंडर द चैप्टर 7। चैप्टर 7 में वो नहीं करा। अभी चैप्टर 7 किससे डील करता है, ठीक है। तो चैप्टर 7 जो है ऐसे एक्शन विद रिस्पेक्ट टू थ्रेट टू द पीस, ब्रीच ऑफ पीस एंड एक्ट ऑफ एग्रेशन, किसी देश के खिलाफ अगर कोई वो लिए गए हैं, मान लीजिए वही अब जैसे रसिया के खिलाफ बहुत सारे आपने देखा यूएन में प्रतिबंध लगाए गए, तो ये उनको इफेक्ट नहीं करता है, वो ले सकते हैं। अब आते हैं चैप्टर 2 के ऊपर जो बात करता है मेंबरशिप की। ये आपके एग्जाम के लिए ना इसको ट्रिपल स्टार कर लें। आप पिछले क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, आपके यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए हैं। आर्टिकल 3 से लेके 6 तक टोटल 4 आर्टिकल यहाँ पे हैं। 3 बात करता है कि ओरिजिनल मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन, भाई ओरिजिनल मेंबर्स कौन होंगे, एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर्स कैसे होगा, अगर कोई मेंबर कुछ करता है तो सिक्योरिटी काउंसिल की एडवाइस पे क्या कर सकता है, उसके राइट और प्रिविलेज को सस्पेंड किया जा सकता है। यहां उसको एक्सपेल नहीं किया गया, सिर्फ उनके राइट्स को और प्रिविलेज को सस्पेंड किया गया, बाद में रिस्टोर भी कर सकते हैं। और 6 बात करता है रिमूवल की, हम उसको यूनाइटेड नेशन से निकाल ही देंगे। तो चैप्टर 2 किसकी बात करेगा, मेंबरशिप की। अब देखिए आर्टिकल 3 क्या कहता है, ये सब क्या है, यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स हैं, सभी के फ्लैग यहां लगे हुए हैं। द ओरिजिनल मेंबर्स ऑफ द यूएन shall be the state which having participated in the United Nations Conference on International Organization at सैन फ्रांसिस्को। देखो सैन फ्रांसिस्को में जो आपकी क्या हुई थी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके जो पार्ट थे और जो आपका यूनाइटेड नेशन का 1 जनवरी 1942 को 1 जनवरी 1942 को यूएन डिक्लेरेशन हुआ था। तो ये जो 1 जन 1942 को जो डिक्लेरेशन हुआ था ना, ये किस किस ने किया था, यूएसए, यूके, यूएसएसआर, ठीक है, सोवियत ने और चाइना ने, ठीक है, इन्होंने किया था 1 जनवरी को। और फिर 2 जन को 2 जन 1942 को इसमें और 21 नेशंस ने साइन किए थे, ठीक है, इसको बोला जाता है यूएन डिक्लेरेशन, अंडरस्टूड। तो यहां से एक्चुअली आपके यूनाइटेड नेशन का बेस बना था और फाइनली कब हुआ ये, सैन फ्रांसिस्को में 26 जून 1945 को। आर्टिकल 4 किसकी बात कह रहा है, आर्टिकल 4 कह रहा है कि भाई मेंबर्स ऑफ इन द यूनाइटेड नेशन इज ओपन, भी कोई भी इसका मेंबर बन सकता है। अच्छा, जब 26 जून 1945 को जब इसके मेंबर्स बने तो क्या इंडिया इसका मेंबर था उस वक्त? हमने कहा ना कि 51 देश थे, 51 देश थे ना तब। लेकिन आपको बता दो कि 26 जन 1945 को सिर्फ 50 देशों ने साइन किया था, ओनली 50 देशों में, और इस 50 देश में इंडिया भी था। तो ये 51वां देश कहां से आ गया, तो भैया 15 अक्टूबर 1945 को पोलैंड ने, ठीक है, पोलैंड ने कब किया था, 15 अक्टूबर 1945 को, और पोलैंड को मिला के 51 थे। और 24 अक्टूबर 1945 से यूएन चार्टर को इन्फोर्स कर दिया गया था। इसलिए क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर लें, यूएन डे, यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इन्फोर्स कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1945। इनेक्ट कब हुआ था, 26 जनवरी 1945। कितने देश मेंबर्स थे, 51 मेंबर्स थे, अंडरस्टूड। अब आर्टिकल 4 कह रहा है कि अगर कोई नया मेंबर आना चाहता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप आ सकता है, सबके लिए दरवाजे खुले। लेकिन क्वेश्चन कहां से बनेगा आपका, क्वेश्चन बनेगा आपका सब आर्टिकल 2 से। ये आपका एमसीक्यू है, इसको बिल्कुल मार्क कर लें। एडमिशन ऑफ एनी सच स्टेट टू मेंबरशिप इन यूएन विल बी अफेक्टेड बाय डिसीजन ऑफ जनरल असेंबली। कौन लेकर आएगा, जनरल असेंबली लेकर आएगी। अपॉन द रिकमेंडेशन, ये याद रखना है, अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ जनरल काउंसिल, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है।
एक ही चीज आपको याद रखनी है कि किसी भी नए मेंबर को अगर यूएन में आना है तो उसे जनरल असेंबली के आदेश पे लाया जाएगा, और जनरल असेंबली ऐसा तब करेगी जब सिक्योरिटी काउंसिल की रिकमेंडेशन होगी। मेरी बात समझ में आ गई? यही एमसीक्यू पूछा जाएगा। चल फिर चलते हैं आर्टिकल 5। अब आर्टिकल 5 किसकी बात कह रहा है कि कोई भी अगर मेंबर जिसके खिलाफ एक प्रिवेंटिव एक्शन ले लिया गया है, कहां पे लिया गया? हमने चैप्टर 7 की बात की थी, चैप्टर 7 की। तो वहां पे कोई प्रिवेंटिव एक्शन ले लिया किसने? सिक्योरिटी काउंसिल ने। तो उसके क्या है, उसके राइट्स और प्रिविलेज को सस्पेंड किया जा सकता है, तो उसको मेंबरशिप से मिले हैं। और ये भी कौन करेगा? जनरल असेंबली करेगी। न्यूयॉर्क में है, कहां है? न्यूयॉर्क में है। जनरल असेंबली करेगी और ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। अच्छा, सिक्योरिटी काउंसिल से जुड़ा एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूं। बहुत बार आपसे पिछली क्लास में बताया था आपको कि येल्टा डिक्लेरेशन याद रखना, और पहली बार यहीं पे सिक्योरिटी काउंसिल की प्रोसीजर के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में बात की गई थी। और ये कब हुआ था? येल्टा डिक्लेरेशन 1 फरवरी 1945 को, 1 फेब 1945 को हुआ था। ये चीज याद रखना आप, ठीक है? इंपॉर्टेंट है ये भी आपके लिए। अब ये तो था जब राइट्स की। अब क्या करना है? किसी मेंबर को एक्सपेल करना है। क्या करना है? मेंबर को एक्सपेल्ड फ्रॉम दी यूएन। यूएन से बाहर का रास्ता दिखा देना, गेट आउट बोल देना है, पाकिस्तान को निकाल देना चाहिए, ठीक है? अ मेंबर ऑफ यूएन विच हैज प्रेजेंटली वायलेटेड द प्रिंसिपल कंटेन्ड इन द प्रेजेंट चार्टर may be expelled from the organization by the General Assembly upon the recommendation of Security Council। अब फिर से देखो, जितने भी काम हो रहे हैं मेंबर को लेना है, मेंबर्स के राइट रोक देने हैं, प्रिविलेज रोक देने हैं, या मेंबर को बाहर भगा देना है। इन तीनों कामों को कौन करेगा? जनरल असेंबली करेगी। और कब करेगी? ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल करेगी। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। चीज क्लियर हुई? सीधी सी चीज है भाई। 4, 3, 4, 5 और 6 4 आर्टिकल हैं बस। 3 बता रहा ओरिजिनल मेंबर्स कौन कौन थे। 4 क्या बता रहा आपको कि ठीक है जी, आ जाओ मेंबर, हम ले लेंगे, सबके लिए द्वार खुले, कोई भी आ जाए, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल को क्लियर करना पड़ेगा। 5 क्या कह रहा है कि अगर किसी के खिलाफ कोई कुछ कर रहा है, जैसे बहुत बार आपने देखा हो ग्रे लिस्ट में रख देते हैं, ब्लैक लिस्ट में रख देते हैं यूएन, तो वो क्या है? उसके खिलाफ कोई प्रिवेंटिव एक्शन ले लिया आपने, उसके राइट और प्रिविलेज रोक दिए जाएंगे, उसको फंडिंग नहीं मिलेगी। और 6 कह रहा है अगर वो फिर भी नहीं सुधरता तो हम क्या करेंगे? उसको एक्सपेल कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। बस चैप्टर 2 की इतनी सी कहानी है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? चीजें क्लियर हुई आपको? मेंबरशिप वाले से क्वेश्चन आना ही आना है, ये याद रखिएगा आप, ठीक है? मेंबरशिप से एमसीक्यू बनेगा आपका। आर्टिकल 6 से भी बनेगा, आर्टिकल 2, 4, 5 तीनों से बन सकता है। 4 ही आर्टिकल, ज्यादा वो नहीं है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ऑर्गेन्स ऑफ द यूएन, ठीक है? ये शायद अमेंड नहीं हुआ, इसको छोड़ दीजिए। तो ऑर्गेन ऑफ यूएन 2 आर्टिकल बात करते हैं, आर्टिकल 7 और आर्टिकल 8। अब देखिए, ऑर्गेन्स ऑफ यूएन की अगर मैं बात करने लगूं तो क्या क्या ऑर्गेन्स है भाई? सीधी सी बात है, पहले एक जनरल असेंबली है, ठीक है? फिर आपकी सिक्योरिटी काउंसिल है, कितने? 6 है ना? 6 है ना भाई? फिर आपका इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, फिर आपकी ट्रस्टशिप काउंसिल है, फिर आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, और यूएन सेक्रेटरीट है। टोटल 6। हमने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से इसके बारे में बात की थी, कौन कौन सा आर्टिकल इससे डील करते हैं। लेकिन आपको बस इतना याद रखना है कि आर्टिकल 7 डिवीजन देता है यूनाइटेड नेशन के अंदर कौन कौन से ऑर्गेन्स होंगे, ये चीज आपको बताता है आर्टिकल 7 कि देयर आर एस्टेब्लिश्ड एज प्रिंसिपल ऑर्गेन्स ऑफ द यूएन जनरल असेंबली 1, सिक्योरिटी काउंसिल 2, इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर काउंसिल 3 और ट्रस्टशिप काउंसिल 4, आईसीजे 5 और सेक्रेटरीट आपका 6। एंड सच सब्सिडरी ऑर्गेन्स में बी
फाउंड नेसेसरी में भी एस्टेब्लिश इन अकॉर्डेंस विद द प्रेजेंट चार्टर, और फिर उसके सब्सिडरी ऑर्गेन्स भी बनाए जा सकते हैं। अब आर्टिकल 8 कह रहा है कि यूएन सेल प्लेस नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एलिजिबिलिटी ऑफ मैन एंड वुमेन टू पार्टिसिपेट इन एनी कैपेसिटी अंडर एनी कंडीशन ऑफ इक्वलिटी, इट्स प्रिंसिपल एंड सब्सिडरी ऑर्गेन्स। भाई यूएन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगा। जैसे आईसीजे में अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में किसी को वहां अपॉइंट होना है तो वो उस कंट्री के, जिस कंट्री का वो मेंबर है, वहां के टॉप मोस्ट कोर्ट में, जैसे इंडिया से बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की कैपेसिटी होनी चाहिए, अच्छा विधि शास्त्री होना चाहिए, वो बन सकता है। और इंडिया से एक ही आईसीजे बना आज तक, जस्टिस नागेंद्र सिंह। टोटल 4 लोग गए आईसीजे में। जब आईसीजे को डील करेंगे तो हम इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। और अब इसके आगे फ्रॉम आर्टिकल 9 ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट रीडिंग द अबाउट द ऑर्गेन्स। जनरल असेंबली जो है ये डील करती है 9 से लेके 22 तक, और फिर 22 से 32 तक, 23 से 32 तक सिक्योरिटी काउंसिल बात करेगी। दिस इज द हेडक्वार्टर ऑफ जनरल असेंबली इन द सिटी ऑफ यूएसए, न्यूयॉर्क। कहां पे है ये? न्यूयॉर्क में। और ये जो आप देख रहे हैं दिस इज द हॉल ऑफ द जनरल असेंबली, जनरल असेंबली का हॉल है ये। एंड फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस एवरीथिंग अबाउट द जनरल असेंबली, ठीक है। इसकी जो आपके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, अभी कौन प्रेसिडेंट है, कितने टाइम बाद रोटेट होते हैं, इंडिया कितनी बार बना है, जनरल असेंबली का पर्पज क्या है, रोल क्या है, प्रोसीजर क्या है, एवरीथिंग एज पर दिस यूएन चार्टर वी विल डिस्कस फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज इतना ही। आर्टिकल 1 से लेकर के आपने आर्टिकल 8 तक चीजों को समझा, मेंबरशिप को समझा, ऑर्गेन्स को समझा, बेसिक पर्पज और प्रिंसिपल। क्या क्या कवर किया हमने आज? हमने पर्पज, प्रिंसिपल, मेंबरशिप एंड ऑर्गेन्स, यानी कि हमने जनरल चीजों को समझ लिया है, ठीक है। फ्रॉम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट रीडिंग जनरल असेंबली, देन सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टिव काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड यूएन सेक्रेटरीट। 6 चीजों को करेंगे, पूरा लगभग चार्टर कवर हो जाएगा। लास्ट के जो चैप्टर्स हैं वो भी जनरल बातें करते हैं। 2 डेट मैंने आपको बताई, वो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आप कोई भी सजेशन है, मैं कुछ आपको लग रहा है कि मुझे इंप्रूवमेंट करना चाहिए, कोई चीज़ गलत बताई जाती है तो प्लीज़ करेक्ट मी आल्सो। आप मुझे मेल कर सकते हैं, आप टेलीग्राम में जाके मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया पर भी हमको फॉलो कर सकते हैं। और वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दें, आपको लगता है नॉलेजेबल शेयर कर दें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में with the next topic general assembly from article 9 to 22 of UN charter। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।